हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है ब्रेन वेव में। आज हम पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू के फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ थोड़ा सा फोकस करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, स्मॉल जी का मान चंद्रमा की सतह पर होता है, पृथ्वी की सतह से कम होता है, पृथ्वी की सतह से ज़्यादा होता है, पृथ्वी से ज़्यादा होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम ये जानते हैं कि जो चंद्रमा की सतह पर स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी के सतह का कितना होता है, 1/6 होता है। 1/6 क्या होता है, चंद्रमा के सतह पर पृथ्वी के सतह का 1/6 होता है। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर उसका वजन 60 किलो है, अगर वो चंद्रमा पर जाएगा तो इसका 1/6 हो जाएगा, अर्थात उस व्यक्ति का जो वजन होगा चंद्रमा पर वो कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी की सतह से क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। ओके, इसमें से कौन सा संबंध सही है। जैसे पहला ये है, स्मॉल जी इक्वल्स टू GM/r², स्मॉल जी इक्वल्स टू r² GM/r, r/GM। हमारे सामने ये चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बोला ये गया है कि कौन सा इसमें से रिलेशन सही है। तो इसमें से देखिए हमारा जो रिलेशन है वो ये है, स्मॉल जी इक्वल्स टू GM/r²। ओके, गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी होता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में आप जो रिलेशन पढ़े हैं वो यहाँ से हो जाता है, स्मॉल जी इक्वल्स टू GM/r²। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 78 आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जी का मान अधिकतम होता है, तो हमें ये बताना है कि जी का मान कहाँ पर अधिकतम होता है, ध्रुव पर, इक्वेटर पर, ए एवं बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण की बात अगर हम करते हैं तो पृथ्वी के पोल्स पर, मतलब जो ध्रुव होता है वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो संरचना होती है वो वृत्ताकार नहीं है, जिसके कारण ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या का मान विषुवत रेखा की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो जिसके कारण ये जो स्मॉल जी है इसका मान ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की संरचना जो होती है वो कम्प्लीटली वृत्ताकार नहीं है। उसको हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का संरचना है या स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है, मतलब अंडे की आकृति का होता है, जिसके कारण ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या का जो मान होता है विषुवत रेखा की तुलना में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। थोड़ा क्या मतलब कम होता है, तो जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि इक्वेटर पर तो नहीं होगा, और इनमें से कोई ऑप्शन ये भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ध्रुव पर। ओके, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 79 क्वेश्चन हमारे सामने है कि लेंस बनाने में कौन से पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए, जो जल होता है, जल में रिफ्लेक्शन होता है, कांच में भी होता है और प्लास्टिक में भी होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे ऐसे जो ग्लास आते हैं, जो चश्मे आते हैं, उसमें जो फाइबर्स लगे होते हैं, जो शीशा होता है जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो कांच नहीं होता है, वो फाइबर्स का बना होता है, मतलब प्लास्टिक से ही प्लास्टिक से ही बना होता है, जिसको आप कहीं से अगर गिरा देते हैं तो वो इनकेस वो क्या होता है कि टूटता नहीं। तो कांच का जनरली आप जानते हैं कि लेंस यूज़ होता ही है, कि जैसे हमारे पास उत्तल लेंस हुआ, अवतल लेंस हुआ। जल, पानी की सतह पर भी आप देखें, या पानी का जो बुलबुला होता है उसके अंदर भी लेंस, वो ध्यान रखिए कि पानी का जो बुलबुला होता है उसके अंदर भी लेंस की तरह काम करता है और बाहर भी लेंस की तरह काम करता है। लेकिन जो क्ले होता है, क्ले का मतलब होता है कीचड़, जैसे जो कीचड़ होता है ये लेंस का काम नहीं कर सकता, इससे हम किसी भी तरह का कोई लेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है, इसको कई एग्जामों में पूछा गया है,
डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में डिफरेंट डिफरेंट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किसका यूज़ लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 80। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 ये है कि डिक्शनरी पढ़ने के लिए आप इनमें से किस लेंस का यूज़ करेंगे। देखिए डिक्शनरी में क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे जो लेंस होते हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए पूछा गया है कि आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस फोकस दूरी 50 सेमी, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 सेमी है, या उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेमी है, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेमी है। तो इसमें देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या है 5 सेमी है। इसलिए होगा क्योंकि जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उसकी मैग्नीफिकेशन जो आवर्धन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अतः डिक्शनरी के अक्षरों को पढ़ने हेतु हमें क्या करना पड़ेगा, 5 सेमी की फोकस दूरी का उत्तल लेंस उचित होगा। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से क्या मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, उसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है, आवर्धन क्षमता होती है, वो डिक्शनरी के अक्षरों को पढ़ने के लिए क्या हो जाती है, जो उसकी आवर्धन क्षमता होती है वो अधिक होती है। इसलिए डिक्शनरी के अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस उचित होता है। हाँ, उत्तल लेंस के द्वारा जो वस्तु का कोई भी प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, सीधा होता है, आवर्धित प्रतिबिंब होता है। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना कि उत्तल लेंस में हमेशा वस्तु की जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और सीधा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है कि जहाँ पर दो रेज आपस में एक्चुअल में मिलते हुए हमें दिखाई देते हैं कि किसी पॉइंट पर वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 81 है कि लेंस सूत्र क्या है। तो हमारे पास लेंस सूत्र पूछा गया है। तो लेंस सूत्र हमारे पास क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, v/u। ये तो देखिए लेंस का कोई फार्मूला नहीं होता है और एक दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिए कि जो लेंस होता है लेंस में माइनस होता है और एक उसमें होता है मिरर होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो दर्पण वाले में प्लस होता है और लेंस वाले में माइनस होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि लेंस जो होता है उसमें माइनस होता है और जो दर्पण होता है उसमें प्लस होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 हमारे सामने एक समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन तो सभी लोगों को मालूम होगा कि 25 सेंटीमीटर होती है, जो क्लियर विजन होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेमी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 83 है। क्वेश्चन नंबर 83, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बनता है, आँख के किस पार्ट पर बनता है, कार्निया पर बनता है, आइरिस पर बनता है, प्यूपिल पर बनता है या रेटिना पर बनता है। तो देखिए किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है मानव आँख में रेटिना पर बनता है। रेटिना पर संवेदी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो प्रतिबिंब की जितनी भी निर्माण की सूचनाएं होती है वो मस्तिष्क को भेजती हैं। वो किसको भेजती हैं, मस्तिष्क को भेजती हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आँख पर कहाँ पर बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84, गाड़ी में लगा दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है, मैग्नीफिकेशन जो उत्पन्न करता है वो कैसा होता है, उसको पूछा गया है। 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा होता है या 1 के बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो 84 का देखिए यहाँ पर गाड़ी में लगा जो दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है वो 1 से कम करता है। ठीक है, उसकी जो मैग्नीफिकेशन हो जाती है वो 1 से कम करती है। इसलिए वो 1 से कम करती है क्योंकि वाहनों में क्या होता है कि पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है, जो कि वास्तविक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तथा लेंस की जो मैग्नीफिकेशन होता है मतलब आवर्धन क्षमता होता है, वस्तु की ऊंचाई
तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। तो मतलब ये जो होता है m इक्वल्स टू, हम ये राइट कर सकते हैं, सॉरी m इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन, ये आई है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। अतः जो दर्पण की मैग्नीफिकेशन का मान होता है ये ऑलवेज क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसकी जो मैग्नीफिकेशन होगी ये हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 से क्या होता है, कम होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है। यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है तो वो कौन सा दर्पण है। तो इस चीज़ को तो अभी हम बार बार बता रहे हैं कि पूछ रहा है कि समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल है, या समतल या उत्तल दोनों है। तो देखिए, समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा तथा समान आकृति का प्रतिबिंब बनता है। प्लेन मिरर में मतलब ये होता है कि आप उसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है, समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है उसमें वस्तु का जो इमेज होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा और समान आकृति का बनता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है तो दर्पण होगा कैसा होगा, समतल होगा। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। तो क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का सीधा और समान आकृति का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन है कि यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है तो दर्पण कैसा होगा। क्योंकि हम दर्पण में के सामने अगर खड़े हैं तो आप शीशे के सामने जैसे खड़े होते हैं तो आप जितने बड़े होते हैं ठीक उतनी ही आपकी सेम हाइट उसमें दिखती है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समतल। उत्तल में क्या होता है कि हाइट जो होती है वो थोड़ा सा छोटा करके दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप व्हीकल्स देखें, जो गाड़ी होते हैं, ड्राइवर के बगल वाली जो सीट के बगल में जो मिरर लगा होता है उसमें आप देखेंगे कि ये जो मिरर लगा होता है इस तरह से, उसमें पीछे की जो व्यूज़ हैं, बैक साइड की व्यूज़ को दिखाने के लिए, और वो सीधा तो बनता ज़रूर है लेकिन जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की वो कैसी होती है, थोड़ी छोटी होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि आँख का कौन सा भाग मृत्यु के बाद दान में दिया जाता है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया कि किस भाग को हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मृत्यु के बाद हम इसको याद रखिएगा कि केवल और केवल कार्निया को ही दान कर सकते हैं, कार्निया को ही डोनेट कर सकते हैं, बाकी और पार्ट को हम डोनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। अभी देखिए, इस क्वेश्चन को अभी जस्ट हम लोग पीछे थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किए हैं कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो मानव की आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और उत्तल लेंस जो होता है वो उस पर कैसा जो इमेज होता है वो कैसा बनता है, उत्तल लेंस पर हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है। और आँख में कौन सा लेंस होता है अभी बताए हैं, आँख के अंदर मानव लेंस में मानव लेंस प्रकृति में कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। मतलब हमारे आँख में जो लेंस होता है वो कैसा होता है, उत्तल होता है। और इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, और प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। अभी जस्ट हमने पीछे अभी इसमें बताया, अभी डिस्कशन किया कि जैसे वहाँ पर हमसे पूछा गया तो वहाँ पर लेंस का ये था। अभी हम बताया कि लेंस और दर्पण में यही डिफरेंस है कि इसमें देखिए यहाँ पर ये माइनस होता है लेंस में, और दर्पण में क्या होता है, ये प्लस होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 हमारे सामने ये है कि किसी लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। किसी लेंस की पावर को मेज़र करने के लिए हम डायप्टर में ही यूज़ करते हैं। किस में करते हैं, डायप्टर में करते हैं, और जिसका यूनिट होता है कैपिटल डी। ठीक है, किस में हम यूज़ करते हैं, डायप्टर में, और इसका यूनिट क्या होता है, कैपिटल डी होता है। ओके, नेक्स्ट, स्नेल के नियम के अनुसार म्यू इक्वल्स टू क्या होता है। स्नेल का नियम ये बोलता है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। ये स्नेल का नियम होता है। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे सामने है कि किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। जो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दोनों के बीच की मध्य की दूरी या बीच की दूरी ही बोलते हैं। तो मुख्य फोकस और पोल जो ध्रुव होता है उसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, किसी लेंस की क्षमता का क्या होता है, P = 1/f, ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। तो P = 1/f ये होता है किसी लेंस की क्षमता का सूत्र, P = 1/f। तो स्टूडेंट अगर आप प्रीवियस ईयर्स को आप देखते हुए चलते हैं और 10th की कुछ फिजिक्स को, केमिस्ट्री को थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलते हैं तो आई थिंक पेपर बहुत ही इजी होने वाला है। और इसमें कुछ भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आपको कहीं पर कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। और मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वो बहुत ही जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल्स पर आपको सारे कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 93। दिया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके पथ में परिवर्तन को कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो ये क्या होता है कि माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ से ये मुड़ जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। परावर्तन देखिए ये होता नहीं है, परावर्तन में रिफ्लेक्शन हो जाएगा और इसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अभी इस लाइट चैप्टर के ऊपर हम आपको पूरी डिटेल वीडियोस देंगे जिसमें आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब देखिए, अब बताइए, ये इतना इजी क्वेश्चन है कि हमें तो नहीं लगता है कि ये आप लोगों के साथ सीरियसली ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये जबकि ये PYQ है, पिछले साल के आप क्वेश्चंस को उठा देख सकते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। I = Q/T आप पढ़े ही हैं, I = Q/T इस टाइप से। तो ये क्या हो जाता है, विद्युत धारा जो I होता है इसका यूनिट क्या हो जाता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई थिंक आप धीरे धीरे अगर प्रिपरेशन करते चले जाएंगे तो आप 100% क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि प्रिज्म में कितने सतह बंद होते हैं। तो देखिए, एक जो प्रिज्म होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मतलब पारदर्शी होता है, जिसमें आर पार की चीज़ें आप देख सकते हैं और जिसमें 3 आयताकार सतह तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। कितने, 3 आयताकार होता है और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। तो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार मिलाकर के कितना हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 2 मिलाकर के कितने हो जाएंगे, कुल सतहों की संख्या हो जाएगी 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 3 रेक्टेंगुलर होता है और 2 ट्रायंगुलर होता है। तो टोटल कितने सतह हो गए, 5 हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो इसमें गतिज ऊर्जा, तो आप जानते हैं कि k = ½ mv² होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला ही होता है k = ½ mv²। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए जो प्रीवियस ईयर के, ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठा करके डायरेक्ट फार्मूले पर ही दे दिया गया है कि इसको आप करिए। बाकी और हमें नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में कहीं पर किसी भी तरह की कोई बेंडिंग दी गई है कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 97 हमारे सामने है कि श्वेत प्रकाश किसको कहा जाता है, मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो श्वेत प्रकाश कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पॉलीक्रोमेटिक को बोला जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न रंगों का प्रकाश उपस्थित होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसलिए इसको हम पॉलीक्रोमेटिक बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 98। इसमें हमें ये दिया गया है कि तारों में चमकने का क्या कारण है। देखिए, तारों में चमकने का कारण होता है अपवर्तन।
अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि जो वायुमंडलीय अपवर्तन, मतलब कि हम ये जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कई लेयर्स होते हैं कई तरह के लेयर होते हैं, जिससे क्या होती है कि जब प्रकाश तारों से हमारे आंखों में आती है तो वो क्या होता है कि कई लेयर से हमारी आंखों में आता है, तो जिसके कारण वो क्या होता है कि वो जो प्रकाश की किरणें होती है वो थोड़ी थोड़ी मुड़ जाती हैं। जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब कोई प्रकाश की मीडियम किसी रेरर से डेंसर में जाती है, हाँ, या किसी डेंसर से रेरर में जाती है, तो वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ, या नॉर्मल से दूर हो जाता है। दोनों कंडीशन में, एक में नॉर्मल की तरफ होता है, एक में क्या होता है नॉर्मल से दूर हो जाता है। तो वही चीज़ है कि जब